चलिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जिन्होंने सामाजिक अंधेरे के खिलाफ एक ज्ञान का युद्ध छेड़ा था। तो इस लड़ाई को समझने के लिए पहले उस दुश्मन को समझना होगा जिसके वो खिलाफ थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है जाति व्यवस्था का वो पिरामिड। सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे एक टूटा हुआ अलग थलग पड़ा पत्थर, अछूत। ये सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा अंधेरा था जो करोड़ों लोगों के वजूद को ही कुचल रहा था। तो इस पूरे सफर में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस अंधेरे के पिरामिड को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अंबेडकर ने ज्ञान को अपना हथियार बनाया, कैसे संविधान के हथौड़े से उस पर वार किया, आर्थिक आजादी की नींव रखी, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये लड़ाई आज भी अधूरी क्यों है। तो पहला पड़ाव अंधेरे का पिरामिड, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ समाज को बांटने का तरीका नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी मशीन थी जिसे इंसान की हिम्मत, उसकी आत्मा को कुचलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। मतलब हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें बुनियादी सम्मान तक नहीं मिलता था, और यहाँ तक कि सार्वजनिक कुओं से पानी पीने जैसे मौलिक मानवाधिकार भी छीन लिए गए थे। सोच कर देखिए, किसी इंसान की परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये इंसान को इंसान मानने से ही इनकार करना था। अब ऐसे अंधेरे से लड़ने के लिए कौन सा हथियार चाहिए? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, ज्ञान का हथियार। अंबेडकर ये अच्छी तरह समझ गए थे कि हजारों साल पुरानी इस परंपरा की जंजीरों को तोड़ने के लिए बुद्धि ही सबसे बड़ा और कारगर हथियार होगी। पर सवाल तो ये उठता है ना, कि कोई एक अकेला इंसान हजारों साल पुरानी जड़ों वाली व्यवस्था से आखिर कैसे लड़ सकता है? जब पूरा समाज, पूरी परंपराएं आपके खिलाफ खड़ी हों, तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से की जाए? और देखिए, अंबेडकर का जवाब कितना साफ था। ये लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीती जाएगी। उनका मानना था कि गुलामी की सबसे मजबूत जंजीरें किसी के शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग में डाली जाती हैं, और उन जंजीरों को तोड़ने का औजार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। और इस औजार को, इस हथियार को पाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी, और ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ। ये सिर्फ डिग्रियों की एक लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये एक पूरा बौद्धिक शस्त्रागार तैयार किया जा रहा था। और इस पूरी रणनीति का नतीजा क्या था? नतीजा थी एक दहाड़। जैसा कि उनका वो मशहूर वाक्य है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये दहाड़ सिर्फ हक मांगने की नहीं थी, नहीं, ये तर्क की दहाड़ थी, आत्मविश्वास की दहाड़ थी, और सदियों से थोपी गई चुप्पी को तोड़ने की दहाड़ थी। तो ज्ञान का ये हथियार तो तैयार हो गया, अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त था, और वो बैटलफील्ड था, कानून का मैदान। ये है हमारा तीसरा पड़ाव, संवैधानिक हथौड़ा। संविधान सभा उनके लिए एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन गई, और उन्होंने जो किया वो किसी वैचारिक भूकंप से कम नहीं था। सोचिए, संविधान से पहले जन्म ही आपकी पूरी जिंदगी तय कर देता था। आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, सब कुछ। लेकिन संविधान के बाद ये तय हुआ कि हर नागरिक अपनी दौड़ एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू करेगा। ये उस पिरामिड की हर ईंट को बराबर करने जैसा था। और इस पिरामिड पर सबसे सीधा, सबसे जोरदार वार था आर्टिकल 17। ये साफ साफ कहता है, अस्पृश्यता को खत्म किया जाता है, और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध है। मतलब कानूनी तौर पर उस टूटे हुए पत्थर को उठाकर वापस पूरे ढांचे में सम्मान के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन अंबेडकर जानते थे कि सिर्फ कागज पर बराबरी काफी नहीं है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और वो इससे कोई रियायत या खैरात नहीं मानते थे। उनके लिए ये हर्जाना था, सदियों तक हुए नुकसान की भरपाई। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दौड़ हो और एक धावक के पैर सदियों से बंधे हों,
तो रेस शुरू होने से पहले उसे थोड़ा आगे खड़ा करना ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंबेडकर की सोच का एक और पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये है हमारा चौथा पड़ाव, आर्थिक स्वतंत्रता की नींव। वो अच्छी तरह समझते थे कि सच्ची आजादी बिना आर्थिक मजबूती के खोखली होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उनकी एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसी किताब ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखी। अब एक मजबूत सेंट्रल बैंक का मतलब है महंगाई पर काबू। और महंगाई पर काबू का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक गरीब मजदूर की दिन भर की कमाई की कीमत रातों रात कम नहीं हो जाती। ये एक आर्थिक सुरक्षा है। यही सोच हमें उनकी दूसरी योजनाओं में भी दिखती है, जैसे बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं या फिर नेशनल पावर ग्रिड। मकसद साफ था, पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजें सरकार के जरिए हर नागरिक तक पहुँचे, किसी जमींदार की मेहरबानी से नहीं। इससे गांव में दलित किसानों की आर्थिक निर्भरता सीधी टूटती थी। और यही हमें अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर ले आता है, एक अधूरी लड़ाई। अंबेडकर ने एक रोशनी जलाई, एक रास्ता दिखाया, लेकिन सामाजिक बराबरी का वो सफर आज भी जारी है। उनके शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि उनका ये कहना, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ये उनके अपने उद्देश्यों से भरे जीवन का सार है। लेकिन एक और विचार है जो शायद उनकी पूरी लड़ाई का, उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उन्होंने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून द्वारा आपको जो भी स्वतंत्रता दी जाती है वो आपके किसी काम की नहीं है। ये कानूनी हक और सामाजिक हकीकत के बीच के गहरे फासले को दिखाता है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं। संविधान ने हमें कानूनी बराबरी का हथियार तो दे दिया, पर हमारा समाज, हम सब ने मिलकर असल में सामाजिक आजादी कितनी हासिल की है? और आज के दौर में उस फासले को भरने के लिए ज्ञान एक हथियार के रूप में कितना मायने रखता है?